Hello, guys. Let's start a new topic, directive principles of state policy. This topic is very important from the perspective of all exams, whether it is prelims, mains, or interview. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका आंसर है पार्ट 4। कौन से आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं? इसका आंसर है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। अब ये आइडिया कहां से बोरो किया हमने? दिस आइडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। दोस्तों, यदि हम क्लासिफिकेशन करना चाहें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। हालांकि संविधान के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इनके कंटेंट और डायरेक्शंस के बेसिस पे उनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली है द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट। दूसरा क्लासिफिकेशन द गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं। तीसरा द वेस्टर्न लिबरल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडिया ऑफ लिबरलिज्म का। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो भी आर्टिकल्स हैं उनका 3 क्लासिफिकेशन, 3 प्रिंसिपल्स में क्लासिफिकेशन, वो एक इसका चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ जगह कलर भी किए हुए हैं। तो जो रेड में कलर हैं वो ऐड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 से। उसके बाद जो ग्रीन में है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और जो ऊपर ब्लू में है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और जो पिंक में है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। तो अब एक एक कैटेगरी के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, इसमें बात होती है आर्टिकल 38। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing a social order permeated by social justice, economic and political, and to minimize inequalities in income status, facilities and opportunities। मतलब कि राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हो, एवं आय की असमानता को कम करने का प्रयास। Article 39, the state shall direct its policy towards securing equal access to a adequate means of livelihood, b equitable distribution of material resource, c prevention of concentration of wealth and means of production, equal pay for equal work, preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children। यानी कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार से संचालन करे कि निश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी समकेंद्रण ना हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शांति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
अब आर्टिकल 39 ए में बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसका मतलब है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 42 to make provision for just and humane conditions of work and maternity relief। यानी कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। ये राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43 टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers। यानी कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित प्रावधान है। ये राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 43 ए टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है। ये राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसमें कहते हैं कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। तो दोस्तों, ये थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स, जैसे कि पहले बात की थी, गांधीयन आइडियोलॉजी बेस्ड हैं। आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है स्टेट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड ऑथोरिटी to enable them to function as units of self government। यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 43, इसमें डायरेक्शन है टू प्रमोट कोटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। यानी कि राज्य जो है कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43 बी। इसमें है टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। आर्टिकल 46 to promote the educational and economic interests of SCs, STs and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice
एंड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि राज्य जो है जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। दोस्तों ये आर्टिकल जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो इसमें लिखा है, राज्य गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो दोस्तों गांधीयन प्रिंसिपल्स में बस इतना ही। अब नेक्स्ट चलते हैं वेस्टर्न लिबरल या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें है आर्टिकल 44, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स आ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेते हैं। इसमें है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। पहले इसमें इस आर्टिकल में पहले जो एज थी वो 14 साल थी, 14 years थी, लेकिन बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से यहाँ पे एज जो है 6 years कर दी गई है। आपको याद हो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको बताया था, वहाँ पे भी जो एजुकेशन का प्रोविजन था वो भी सेम ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोलते हैं राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। Now the next article is Article 48, to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines। यानी कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि आर्टिकल संबंधित है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथा स्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 50, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 51, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी and maintain just and honorable relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। तो इसमें दिया हुआ है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि
और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये था क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और आपको बता देना चाहता हूं कि जो जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। तो सभी आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से याद रखना है और इसका एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट को या तो अपने टेबल पे रख लीजिए या फिर जहाँ पे भी आप ज़्यादा बैठते हो वहाँ पे उसको चिपका लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करना है। हर एक आर्टिकल को ढंग से याद रखना है क्योंकि इन आर्टिकल्स को या तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, अगर आप मेंस के एग्जाम्स लिखते हैं तो वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है वो आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। और तब तक हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, उस चार्ट को आपको प्रोवाइड कराता हूं और आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा प्रोविजन किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और उसको एक हम करके अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने आर्टिकल 39 में प्रोविजन ऐड किया टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद इसी अमेंडमेंट एक्ट से एक हमने आर्टिकल जोड़ा है, आर्टिकल 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। एक और आर्टिकल ऐड हुआ है इस अमेंडमेंट एक्ट से, आर्टिकल 43A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और एक और प्रोविजन ऐड हुआ है, आर्टिकल 48A, टू protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife. Next constitutional amendment act था 44 1978 में। इससे आर्टिकल 38 के अंदर एक प्रोविजन जोड़ा गया टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इस अमेंडमेंट से जो है सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का चेंज कर दिया गया। आपको बताया गया था कि पहले 14 ईयर्स का प्रोविज़न था कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, लेकिन इस 14 ईयर्स को चेंज करके 6 ईयर्स कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इससे आर्टिकल 43B को ऐड किया गया जिसके अंदर लिखा है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हर एक आर्टिकल को हम एक एक करके पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब अमेंडमेंट्स हमको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि कई बार पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है या कौन से आर्टिकल में डील करता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इनको याद करिएगा। और आगे जो क्विज आप लोगों के लिए लेके आएंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो दोस्तों आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 हमें डेफिनेशन देता है स्टेट की। हमने हर जगह राज्य की बात करी है, स्टेट की बात करी है, लेकिन स्टेट है क्या तो उसको डिफाइन करा गया आर्टिकल 36 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है वहां पे जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वही पार्ट 4 के लिए भी स्टेट की सेम डेफिनेशन रहेगी। तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की क्या डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: ए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, that is executive and legislative organs of the state government. All local authorities, that is municipalities, panchayats, district boards, improvement trusts, etc.
D. All other authorities, that is statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. यानी कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, या फिर लोकल अथॉरिटीज हों, या फिर अदर अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी हैं, वो सब जो हैं गवर्नमेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, but the principles laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। यानी कि ये प्रोविजंस जो हैं इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट का मतलब पार्ट 4 के अंदर जो प्रोविजंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं, वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक। बट द प्रिंसिपल्स लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये फंडामेंटल हैं कंट्री की गवर्नेंस में, और ये ड्यूटी बनती है स्टेट की कि जो भी लॉज स्टेट बनाए, जो भी एक्ट्स बनाए, उनमें इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। The fundamental rights and directive principles together have been described as conscience of the Constitution, ये कहा है ग्रेनवेले ऑस्टिन ने। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। प्रोफेसर केटी शाह एक क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने इसको बताया है कि ये एक नीडलेस फ्रॉड है, एन एक्सीलेंट विंडो ड्रेसिंग विदाउट स्टॉक बिहाइंड दैट ड्रेसिंग है, अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। उनका मानना था कि जब ये नॉन एनफोर्सेबल हैं तो एक तरह से नीडलेस फ्रॉड है, ऐसा फ्रॉड है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कि जब एनफोर्स ही नहीं हो सकते, नॉन जस्टिसेबल हैं, और डिपेंड करता है स्टेट पे कि स्टेट उनको कब इन प्रिंसिपल्स को अपने एक्ट्स में अप्लाई करे। तो उन्होंने इसको एक परिभाषा दी, एक लाइन में, स्टेटमेंट में समझाया कि अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये तीनों ही स्टेटमेंट्स या व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये पिछले एग्जाम्स में पूछे भी जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दीज आर द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टिंग लॉज। ये वो आइडियल्स हैं जो कि स्टेट को ध्यान में रखने हैं अपनी पॉलिसीज को बनाते हुए और लॉज को इनएक्ट करते हुए। These resemble the instrument of instructions enumerated in Government of India Act 1935, issued to the Governor General and to the Governor of Colonies of India by the British government under Government of India Act 1935। ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे। ये वो इंस्ट्रक्शंस थे जो गवर्नर जनरल या इंडियन कॉलोनीज के गवर्नर्स को था कि वो अपनी पॉलिसी में इन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, या कोई एक्ट या कोई लॉ होगा तो वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्या? उस समय जो इंस्ट्रक्शंस थे वो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए थे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जबकि जो कॉलोनियल टाइम्स में जो पॉलिसीज थी या एक्ट्स जो थे और जो इंस्ट्रक्शंस थे वो एक पुलिस स्टेट की बात करते थे। तो इट मीन्स कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम करते हैं एट रियलाइजिंग हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस। कौन से जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है। अगला फीचर है दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, बट
helps courts in determining constitutional validity of a law. If a court finds that the law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 or Article 19 and thus save such law from constitutionality. यानी कि कोर्ट्स को हेल्प करता है किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने में। यदि कोर्ट पाते हैं कि किसी लॉ को इनेक्ट कराया जा रहा है किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के रिलेशन में चेक करते हैं और यदि वो रीजनेबल पाते हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों हमने यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की बात करी, क्यों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के रिलेशन में किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है चेक की जाती है कोर्ट्स के द्वारा। आगे एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लेस्ड सेपरेटली विद फंडामेंटल राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स से इनको क्यों अलग रखा गया ना, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं सर BN राव। ये क्वेश्चन कई बार सीधा भी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो उनका नाम है सर BN राव और उन्होंने रिकमेंड किया कि राइट्स को जो है दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक जस्टिशिएबल होंगे, दूसरे नॉन जस्टिशिएबल। तो जो नॉन जस्टिशिएबल पार्ट है उसको एक सेपरेट पार्ट में रखेंगे जो कि हुआ पार्ट 4। ये पार्ट जो होगा पार्ट 4 ये सप्लीमेंट्री होगा पार्ट 3 का। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं और वो जस्टिशिएबल हैं, जस्टिशिएबल भी हैं और एनफोर्सिएबल भी हैं। अब नॉन जस्टिशिएबल और लीगली नॉन एनफोर्सिएबल क्यों रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को? पहला, नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट देम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय हमारे पास एनफ या सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे जिससे कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। दूसरा, वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस एज हर्डल इन इंप्लीमेंटेशन। इंडिया एक डाइवर्स देश है और बैकवर्डनेस भी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो ये दोनों चीजें जो हैं एक तरह से हर्डल का काम कर रही थी। एक सफिशिएंट टाइम की जरूरत थी कि आगे बढ़ के इनको अपनी एक्ट्स में पॉलिसीज में इंप्लीमेंट किया जा सके। थर्ड, न्यू बोर्न नेशंस विद मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि रिसोर्सेज हमारे पास पूरी तरह से नहीं थे कि सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम कर सकें, तो इसीलिए इनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक को फंडामेंटल राइट्स नाम दे दिया गया, दूसरों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे दिया गया। तो न्यू बोर्न नेशंस की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों राइट्स को, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल को अलग अलग रखा गया। एक को फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया, दूसरों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमने इसके लिए 7 पॉइंट्स बनाए हैं। फंडामेंटल राइट्स में लिखा है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्पेल आउट द कैरेक्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। दूसरा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, दैट इज इंजंक्शंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में पॉइंट है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द सिटीजन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को डायरेक्शन है कि वो क्या नहीं करेगी, जैसे कि राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार नहीं छीनेगी। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डायरेक्शंस है कि आप ये काम करेंगे, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क देंगे। फोर्थ पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 3rd, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिर्फ पार्ट 3rd तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अदर प्रोविजंस भी हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। 5th पॉइंट है दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, hence they are personal and individualistic. On the other hand, directive principle of state policy promote the welfare of the community, hence they are societarian and socialistic.
6 पॉइंट की बात करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं, ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल है। On the other hand, directive principle of state policy require any legislation for their implementation. They are not automatically enforced. 7वां पॉइंट है, the courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid. यानी यदि फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन होता है तो कोर्ट बाउंड है कि उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर करें। On the other hand, the courts cannot declare a law violative of any of the directive principles as unconstitutional and invalid. However, they can uphold validity of law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. अभी हमने बात करी थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ पार्ट 3 तक कन्फाइंड है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 तक कन्फाइंड नहीं है। तो वो कौन से डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351। इनको तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 335 कहते हैं, इट सेज दैट द क्लेम्स ऑफ SC एंड ST शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and posts in connection with affairs of the union or of a state. Article 350A बोलता है, it enjoins every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for the instructions in the mother tongue at the primary stage to children of linguistic minority areas. Article 351 बोलता है, it enjoins the state to promote the spread of Hindi language so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India. ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही पूछ ले जाते हैं, कई बार अलग अलग भी पूछ ले जाते हैं कि SC ST के लिए कौन सा प्रोविजन है, इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग के लिए कौन सा आर्टिकल है, और हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड के लिए, प्रमोशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ये तीनों आर्टिकल हमको याद रखने हैं। अब सवाल यह है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टेट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है? स्टेट की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? तो इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. It was regarded as the positive obligation on the state. They are in the form of urging the state to do something for the benefit of the people. यानी कि बहुत सारे legislations हुए हैं जिससे कि DPSPs को implement किया जा सके। ये एक positive obligation है state के ऊपर कि इनको implement करे। और आगे बढ़ते हैं। In fact, the very first amendment act was for implementing land reforms. पहला जो amendment act था वो land reforms को implement करने के लिए था। There have been several factory legislations. बहुत सारे factory legislations जो हैं वो इनेक्ट करे गए हैं। किस लिए? टू मेक द कंडीशंस ऑफ द वर्क ह्यूमेन फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशंस करने के लिए। थर्ड है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज बीन वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हमने बात करी है गांधीयन प्रिंसिपल्स में कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन की, तो उसके लिए KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। चौथा, सेवरल मिनिमम वेजेस एक्ट्स हैव प्रोवाइडेड फॉर मिनिमम वेजेस टू बी पेड फॉर द वर्कर्स। मिनिमम वेज के लिए भी एक्ट्स बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक इरिगेशन, मॉडर्नाइजेशन एटसेट्रा फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज रेजिंग द इनकम्स ऑफ द फार्मर। द रिसेंटली इनेक्टेड MG Narega reinforces the state's commitment to livelihood to all. MG Narega या मनरेगा जो है वो स्टेट की कमिटमेंट जो है लाइवलीहुड टू ऑल उसको पूरा करता है, जो कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ा था। इन केस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड स्कीम्स लाइक आंगनवाड़ी प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, मैटरनिटी रिलेटेड हेल्थ स्कीम्स एटसेट्रा टू प्रमोट देयर वेलफेयर। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को इनिशिएट कर रखा है, जैसे कि आंगनवाड़ी प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, मैटरनिटी रिलेटेड हेल्थ स्कीम्स जो हैं वो सब इनके वेलफेयर के लिए है। द स्टेट हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स
for the welfare of weaker sections, especially SC, STs, reservation for educationally backward sections, special training and financial assistance are some of them. Next one is the historic 73rd Constitution Amendment Act strengthens the role and powers of panchayats. Reservations for women in local councils redeems the state's commitment for gender equality and welfare. याद करिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि पंचायत सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये किस लिए था? क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा है, वहाँ पे पंचायती राज की बात होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इन लोकल काउंसिल्स में जो है रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को। क्यों? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जा सके और वुमेन का वेलफेयर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द यूएन, pioneering and leading the non-aligned movement, etc. reiterate India's commitment for a peaceful and just world order. आप जानते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स में हमने इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की है। तो जब भी यूएन को पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेनाओं की जरूरत पड़ी है तो भारत ने अपनी सेनाओं को भेजा है। दूसरा, कोल्ड वार पीरियड में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भारत ने लीड किया तो वो एक कमिटमेंट को शो करता है कि भारत जस्ट एंड पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ कमिटेड है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द जस्टिशिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिशिएबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द अदर हैंड and the moral obligation of the state to implement directive principles, Article 37 on the other hand, have led to a conflict between the two since the commencement of the Constitution. यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिशिएबल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं, और मोरल ऑब्लिगेशन स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की जो कि आर्टिकल 37 बोलता है। तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कि किसकी प्राइमेसी है। तो अब शुरू होता है चंपाकम दुराईराजन केस से। इन द चंपाकम दुराईराजन केस 1951 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉर्मर वुड प्रिवेल। यानी कि यदि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये चंपकम दुराईराजन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इट डिक्लेयर्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट्स। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडियरी की तरह काम करेंगे। बट इट आल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट by enacting constitutional amendment acts। और लेकिन इसमें एक जजमेंट में एक बात और कही गई कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एज अ रिजल्ट द पार्लियामेंट मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, द फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डायरेक्टिव्स। इसके अनुसार पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 और 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 को लाया गया और जिससे कि कुछ डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड आपके सामने है ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक से ली गई हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब वहाँ से उठाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। द अबव सिचुएशन underwent a major change in 1967 following the Supreme Court's judgment in the Golaknath case 1967. In that case, the Supreme Court ruled that the Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights which are sacrosanct in nature. In other words, the court held that fundamental rights cannot be amended for the implementation of directive principles. अब गोलकनाथ केस 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट्स को जो है टेक अवे या अब्रिज नहीं किया जा सकता फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब पार्लियामेंट की रिएक्शन आती है गोलकनाथ केस के अगेंस्ट।
The Parliament reacted to the Supreme Court's judgment in the Golaknath case by enacting the 24th Amendment Act 1971, the 25th Amendment Act 1971. अब पार्लियामेंट ने जो है 24th को अमेंडमेंट एक्ट और 25th अमेंडमेंट एक्ट पास किए। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या डिक्लेयर करता है? That the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights by enacting the कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है। यानी कि गोलकनाथ केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये उसका एक रिएक्शन था। 25th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया, जिसमें दो प्रोविजन है। नो लॉ which seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39B and 39C shall be void on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14, equality before law and equal protection of laws, Article 19, protection of 6 rights in right of speech, assembly, movement, etc. और Article 31, right to property। यानी कि कोर्ट्स के द्वारा उस किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जिसमें आर्टिकल 39, आर्टिकल 39B, 39C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविज़न हो, चाहे वो आर्टिकल 14 का, चाहे वो आर्टिकल 19 का और चाहे वो आर्टिकल 31 का वोलेशन कर रहे हों। आर्टिकल 14 जो है वो डील्स करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से, आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली और मूवमेंट की बात है, और आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। और दूसरा प्रोविज़न जो लाया गया वो था कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। इन केशवनंदा भारती केस 1973, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड the above second provision of the Article 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is a basic feature of the Constitution and hence cannot be taken away. However, the above first provision of Article 31C was held to be constitutional and valid. केशवनंदा भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये वायलेशन था बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है कि कोर्ट के पास पावर है, वो किसी लॉ को, किसी एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिव्यू कर सकते हैं। तो कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक फीचर माना है। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। और किस केस लॉ में ये कहा गया है, बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट किस केस में आया है, इस केस को भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यह है केशवनंदा भारती केस। तो अब आगे केशवनंदा भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। आगे पढ़ते हैं। लेटर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द above first provision of Article 31C by including within its protection any law to implement any of the directive principles and not merely those specified in Article 39B and 39C. इट मीन्स कि जो इम्यूनिटी आर्टिकल 39B और 39C को दी गई थी, आर्टिकल 31C के इंक्लूजन से, के फर्स्ट प्रोविज़न से, अब वो इम्यूनिटी हर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दे दी गई है कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का वायलेशन किया जा सकता है। और इनके वायलेशन के आधार पर उस लॉ को, उस एक्ट को जिसके द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन अदर वर्ड्स द 42nd अमेंडमेंट एक्ट accorded the position of legal primacy and supremacy to the directive principles over the fundamental rights conferred by Article 14, 19 and 31। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19 और 31 से मिलते हैं, उनके ऊपर सुप्रीमेसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को दे दी गई है, उनको लीगल प्राइमेसी दी जा चुकी है।
However, this extension was declared as unconstitutional and invalid by Supreme Court in the Minerva Mills case. ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि मिनर्वा मिल्स केस में इस एक्सटेंशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया. इट मीन्स that the directive principles were once again made subordinate to the fundamental rights. यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फिर से सबऑर्डिनेट बना दिया गया मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा, के डिसीजन के द्वारा. फंडामेंटल राइट्स का सबऑर्डिनेट हो चुके हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन the fundamental rights conferred by Article 14 and 19 were accepted as subordinate to directive principles specified in Article 39B and 39C. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के द्वारा कन्फर किए गए हैं, आर्टिकल 39B और 39C के सबऑर्डिनेट हैं. और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी उसको एबोलिश कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एबोलिश किया गया. हम बार बार बात कर रहे हैं आर्टिकल 39B और 39C की. आर्टिकल 39B याद करिए डील करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज से, और आर्टिकल 39C बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन की. करते हैं कि इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980 द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. यानी कि मिनर्वा मिल्स केस में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस के को इंपॉर्टेंस दी गई है. यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पर निर्भर है. They together constitute the core of commitment to social revolution. They are like two wheels of the chariot, one no less than the other. यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है दोनों की को साथ में रखने की, कि दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं. कि जैसे कि एक गाड़ी के दो पहियों की इंपॉर्टेंस होती है कि एक पहिए के बिना दूसरा पहिया बेकार है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स के बिना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेकार हैं, एंड वाइस वर्सा. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. यदि एक को प्राइमेसी दी जाएगी दूसरे के ऊपर तो हारमनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिस्टर्ब होगी. दिस हारमनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज एन असेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक असेंशियल फीचर है वो बैलेंस और हारमनी है इन दोनों के बीच में. The goals set out by the directive principles have to achieved without the abrogation of the means provided by the fundamental rights. Therefore, the present position is that fundamental rights enjoy supremacy of the directive principles. तो present position क्या है कि fundamental rights की supremacy है directive principles के ऊपर. Yet this does not mean that the directive principles cannot be implemented. इसका मतलब ये नहीं है कि directive principles को implement नहीं किया जा सकता. The Parliament can amend the fundamental rights for implementing the directive principles so long as the amendment does not damage or destroy the basic feature of the Constitution. यानी कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है, किस लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. लेकिन वो अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज नहीं होना चाहिए, उससे कोई डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. तो यदि अब हम आज की डेट में प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे ऊपर रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को 14 और 19 को छोड़ के, क्योंकि हमने बात करी थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39B और 39C के सबऑर्डिनेट रखा गया आर्टिकल 14-19 को, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड है, एक्सेप्ट 14 एंड 19. सेकंड नंबर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है उसके आर्टिकल्स 39B और 39C को, यानी कि अदर आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के नीचे हैं. थर्ड ऑर्डर पे आता है फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14. और फोर्थ पर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सेप्ट आर्टिकल 39B and 39C. This means that directive principle of state policy article 39B and 39C have been given precedence over fundamental right 14, right to equality, and fundamental right is freedom of speech and expression.